हेलो स्टूडेंट्स मैं लास्ट वीडियोस में मैंने जीओसी के बारे में डिस्कस किया था। जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स किए थे। उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करवाया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने इंडक्टिव फील्ड के बारे में करवाया, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में करवाया। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ। एक जो नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन एंड दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय बेकर नेथन। सो दैट इज़ द रीज़न दिस इज आल्सो कॉल्ड बेकर नेथन इफेक्ट। और उस दैट इज़ आल्सो कॉल्ड दिस हाइपर कंजुगेशन जो कंसेप्ट है उसको हम लोग नो बाउंड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो इसमें है क्या सिंपल हाइपर कंजुगेशन में कि जब कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम है, जब अनसैचुरेटेड सिस्टम जो है, आपको पता है कि अनसैचुरेटेड सिस्टम में डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं या बेंजीन रिंग हो सकती है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या बेंजीन रिंग हो सकती है। जब हम लोग अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अल्काइल ग्रुप को अटैच करते हैं तो जो है ये इफेक्ट होता है। जब मैं अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, जैसे कि मैं ये बात कर रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है एक। मैंने CH2 जो CH2 है एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसके साथ मैंने एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब बात हो रही है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अल्फा हाइड्रोजन्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे ये कार्बन की एक चेन है और मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप जो अटैच कर दिया। जब मैं फंक्शन ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करता हूँ कार्बन चेन के एंड में, तो जो फर्स्ट कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज कॉल्ड गामा, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है डेल्टा, और उसके बाद जो है दैट इज कॉल्ड ओमेगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं कि जो क्लोजेस्ट कार्बन दैट इज अल्फा, उससे नेक्स्ट जो है बीटा, गामा और डेल्टा। सब्स्टिट्यूएंट के बाद जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन का भी ऐसा ही है। जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे ये आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया अटैच। सब्स्टिट्यूएंट के बाद जो कार्बन दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ये जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। तो हम लोग बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होते हैं उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है वो भी अल्फा है, ये हाइड्रोजन जो है दैट इज ऑल्सो अल्फा। हम लोग बात करें ये जो बीटा कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच हो रखे हैं दे आर बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा सभी को, जैसे ये आ गया। ये कार्बन जो है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और ये कार्बन कौन सा होगा, बीटा। तो यहां पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज करो तो ये जो हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। बीटा के बारे में बात करूं तो ये हाइड्रोजन जो है बीटा हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन जो है दैट इज आल्सो बीटा, क्योंकि ये बीटा कार्बन के साथ अटैच है। तो सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूएंट के बाद जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। और यदि जो हाइड्रोजन जो है यदि बीटा कार्बन के साथ अटैच है दे आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन्स। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि जब हम लोग जो अनसैचुरेटेड सिस्टम, जैसे कि ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जब मैं अल्काइल ग्रुप को क्या करता हूँ, अटैच करता हूँ। जब मैंने अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो है अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट कैसे होता है, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन और जो हाइड्रोजन है इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो कंजुगेशन है दैट इज इन बिटवीन सिग्मा और कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई के बीच में कंजुगेशन होता है। तो ये जो कंजुगेशन है वो किसके बीच में कंजुगेशन हो रखी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है वो कंजुगेशन हो रखी है, इसलिए इसको हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। कैसे है, जैसे कि हम लोग बात करें कंजुगेशन, यहाँ पे जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया, तो कंजुगेशन क्या होता है। सपोज करो जैसे 1 2 3 4 5 6 ये है। हम बात करें कि कंजुगेशन में कौन है, 1 और 2 जो है दैट इज इन कंजुगेशन, ये कंजुगेशन में है।
ठीक है। और जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे 3 और 5 की बारे में बात करें तो 3 और 5 जो है वो कंजुगेशन में है, उनके बीच में कौन है 4 आ रहा है, तो 3 और जो 5 जो है दे आर इन कंजुगेशन। जैसे 7 8, तो हम लोग बात करें 6 और 8 के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो 6 और 8 जो है वो कंजुगेशन में है, ठीक है। तो कंजुगेशन आपको समझ आ गया कि कौन कंजुगेशन में कैसे होते हैं कंजुगेशन में। अब क्या मैं बात करूँ, जैसे ये 3 और 7 है, 3 और 7 ले लूँ, क्या ये कंजुगेशन में है? ये कंजुगेशन में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एटम आ गए हैं। तो कंजुगेशन में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जैसे 1 2 3 है, तो ये 1 और 3 जो है दैट इज़ इन कंजुगेशन, 3 और 5 जो है दैट इज़ इन कंजुगेशन, पर जो है 3 और 7 जो है दैट इज़ नॉट इन कंजुगेशन। मतलब कंजुगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करें कि सपोज करो 3 एटम है, 1 2 3, तो 3 एटम के बीच में यदि 2 एटम के बीच में यदि कोई एक एटम आ रहा है दैट इज कोल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंजुगेशन बोलते हैं। जैसे 2 एटम है, सपोज करो एक ये एटम है और ये एटम है, ये 2 एटम के बीच में कौन सा आ रहा है, एक एटम आ रहा है, तो दैट इज कोल्ड क्या होगा कंजुगेशन। जब 2 एटम के बीच में 2 एटम आएंगे तो दैट वी कैन नॉट से दैट इट इज कंजुगेशन। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे सपोज करें हम लोग बात करें 2 और 5 के बीच में बात करें, अब 2 और 5 में कितने एटम जो है बीच में आ रहे हैं, 2 और 5 के बीच में जो है 2 एटम जो है वो बीच में आ रहे हैं, तो 2 एंड 5 इज नॉट इन कंजुगेशन। जैसे हम लोग बात करें 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 और 4 के बीच में बात करें तो 2 और 4 के बीच में कितना एटम आ रहा है, एक ही एटम आ रहा है, तो दैट इज 2 और 4 जो है वो कंजुगेशन में होंगे। जब 2 एटम के बीच में एक एटम आता है तो उसको हम लोग कंजुगेशन बोल सकते हैं। यदि 2 एटम के बीच में 2 एटम आते हैं, 2 एटम के बीच में जैसे 2 और 5 के बीच में 2 एटम आ रहे हैं, आप देख सकते हो, तो इट इज नॉट 2 एंड 5 आर नॉट इन कंजुगेशन। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने मतलब कैसे कैसे कंजुगेशन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड आ रहा है, तो पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे जो है कौन सा कंजुगेशन आपको दिखाई दे रहा है, पाई पाई कंजुगेशन दिखाई दे रहा है, पाई पाई कंजुगेशन। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग बात करें, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे कौन है कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये जो कंजुगेशन होगा दैट इज पाई और कार्बोकेटाइन जो है कंजुगेशन होगा। इसी तरह से हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंजुगेशन होगा वो पाई और लोन पेयर के बीच में कंजुगेशन होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कार्बोकेटाइन है और ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर और मतलब पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है कंजुगेशन हो रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब 2 एटम जो है उनके बीच में एक एटम आ रहा है, एक एटम सिंपली जैसे मैंने समझाया, तो दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन। तो इस टाइप के कंजुगेशन आपने देखे कि पाई पाई कंजुगेशन है, पाई और प्लस चार्ज के बीच में कंजुगेशन आया, और यहाँ पे पाई और लोन पेयर के बीच में कंजुगेशन आ रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाइपर कंजुगेशन के लिए जो है जब हम लोग एल्काइल ग्रुप को कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जब अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये पाई अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरफ जो है इसकी मूवमेंट होना क्या होगी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता है कि जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, यहाँ पे कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड हो जाएंगे, ये 2 2 4 और ये 5 हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर दैट इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी, आप देख सकते हैं कि किस टाइप से नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, सो दैट इज द रीजन हाइड्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो है ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये जो सिग्मा बॉन्ड था वो क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया CH, और यहाँ से जो बॉन्ड है वो दैट विल बी शिफ्टेड हियर। तो देख सकते हैं कि आप इस टाइप से बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो ये एक आप देख सकते हैं कि अनसैचुरेटेड सिस्टम है, उसके बाद जो कार्बन दैट इज कोल्ड, दिस कार्बन इज कोल्ड अल्फा कार्बन। अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद जो कार्बन दैट इज कोल्ड अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है दे आर कोल्ड अल्फा हाइड्रोजन। सो आप देख सकते हैं 1 2 3, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन की वजह से ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, ये रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर आ रहा है दिस में भी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर आ रहा है। तो हम लोग बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, यदि मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ये वाला जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे यदि यहाँ पे जो मूव कर जाए, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे मूव कर जाए, ये सिग्मा जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, पाई में, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा आप देख सकते हैं कि किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं,
इसके इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी शिफ्टेड हियर, सो दैट इज द रीज़न हाइड्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। और आप देख सकते हैं दे बोथ, ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन दे विल रिमेन एज सच, ऐसे रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये CH और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है कार्बोनाइन बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होगा, अब ये वाला ये जो स्ट्रक्चर बना इसके विद रिस्पेक्ट टू बना, इस अल्फा हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू बना, और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना स्टूडेंट्स ये इस हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू बना। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग बात करें तो कैसे होगा, तो ये वाले हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, सो दैट इज द रीजन दिस हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस लग गया पता। तो आप देख सकते हैं कि जब अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो है मैंने अल्फा कार्बन को साथ अल्काइल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन को अटैच किया, तो आप देख सकते हैं कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो थे उनकी जो मूवमेंट है अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरफ जो है होना स्टार्ट होगी। मैं बताऊंगा कि ये इनकी जो मूवमेंट है वो क्यों होती है, क्या कारण है। तो बात ये है कि जितना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरफ मूव करते हैं तो उतनी स्टेबिलिटी जो वो इंक्रीज़ करती है। तो जितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जैसे इस एल्कीन में हम लोग बात करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मतलब नो बॉन्ड जो रेजोनेंस है वो कितने बन रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं 1 2 3, 3 हाइड्रोजन थे तो 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस बन रहे हैं। तो नो बॉन्ड जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे वो 3 होंगे। तो स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन या फिर जो है ड्यू टू CH बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन जो स्ट्रक्चर्स हैं, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स ड्यू टू CH बॉन्ड जो है दैट विल बी ड्यू टू CH बॉन्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो है नो बॉन्ड जो रेजोनेंस है वो कितने होंगे, वो दैट विल बी कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए जो है 3 इसके हाइपर कंजुगेशन जो है स्ट्रक्चर बनेंगे ड्यू टू CH बॉन्ड की वजह से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 3 इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हम लोग टोटल के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसको +1 कर देंगे, ठीक है। तो टोटल जो मिला करके जो बनेंगे दैट विल बी क्या होगा, 3 + 1 जो है दैट विल बी 4 स्ट्रक्चर्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो 4 होंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, ये 2 और आप देख सकते हैं कि ये 3। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो 3 होंगे और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं 3 + 1, जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उससे +1 कर देना, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हम देख रहे हैं कि बेसिक इसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये जो हाइड्रोजन है वो फर्मली जो है बाउंड होगा, फर्मली बाउंड जो है पाई इलेक्ट्रॉन के पाई जो क्लाउड है उसके साथ ये बाउंड होगा, ये फ्री नहीं होगा। ये जो हाइड्रोजन जो है दैट इज नॉट फ्री, ये नहीं कि यहाँ से मूव करके कहीं और चले जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स यहीं पे रहेगा, हाइपर कंजुगेशन में रहेगा। मतलब बोलने का मतलब ये हाइड्रोजन जो है फ्री नहीं है कि ये कहीं आगे पीछे मूव करना चले जाए, ये फर्मली जो है बाउंड होगा पाई क्लाउड के साथ, जो है फर्मली बाउंड होगा, ये हमेशा यहीं पे रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब मैंने एक एल्काइल ग्रुप जो है अटैच किया हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन मिथाइल, जैसे कि हमने CH3 ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप को अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच किया, तो आप देख सकते हैं कि नो बॉन्ड जो रेजोनेंस बन रही है वो 1 2 और 3 जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस बन रही हैं। यदि मैं अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ को अनसैचुरेटेड जो सिस्टम है उसके साथ जो है मैं अटैच कर दूं एल्काइल ग्रुप को, इथाइल ग्रुप को अटैच कर दूं, इथाइल ग्रुप को CH3 CH2 ग्रुप को अटैच कर दूं,
CH3CH2 ग्रुप को अटैच कर दूं। पहले मैंने किसको अटैच किया था, आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आया स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो है, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया, आपको बताइए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस हाइड्रोजन को हटाया, इसकी जगह मैंने कौन सा लगा दिया, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, नो बॉन्ड जो रेजोनेंस है वो 3 बन रहे हैं। तो जितनी नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी वो मैं रीज़न बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा मैं आपको। अब जैसे यहाँ पे है ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, उसकी जगह मैंने इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, CH3CH2 ग्रुप को अटैच कर दिया। तो नंबर ऑफ जो नो बॉन्ड रेजोनेंस जो होंगे वो कितने होंगे, तो उसके बारे में बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद जो कार्बन दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और जो नेक्स्ट होगा दैट इज बीटा। तो आप देख सकते हैं कि इस जो अनसैचुरेटेड जो ये जो सिस्टम बनाया हुआ है, अनसैचुरेटेड जो सिस्टम है, उसमें जो है आप देख सकते हैं कि 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके जो नो बॉन्ड जो रेजोनेंस होंगे वो 2 होंगे, 2 होंगे। पता लग गया सभी को, आ रहे समझ आ रही बात, यदि मैं बता दें दैट इज़ वेरी सिंपल, यदि मैंने समझाने को मैं समझा सकता हूँ। ये आ गया CH3 CH और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ये बना यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये आपको पता है कि सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूँ आपको, CH3 CH2 था ना, और ये CH डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और ये वाले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि अनस्टेबिलिटी यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 2 4 5 का हाइड्रोजन भी है ना यहाँ पे, इसलिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आ गया CH और ये बन गया CH2 माइनस। एक स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन की वजह से बनेगा और दूसरा इस हाइड्रोजन की वजह से बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो कंट्रीब्यूट जो इसके नो बॉन्ड जो रेजोनेंस आएंगे दैट विल बी कितने आ जाएंगे, नो बॉन्ड जो रेजोनेंस होंगे वो 2 होंगे। तो जितने स्टूडेंट्स जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आप देख सकते हैं कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसलिए 2 नो बॉन्ड जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, आप देख सकते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे। आपने देखा था स्टूडेंट्स, ऊपर देखा मैंने पहले बताया कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से जो है 3 जो है 1 2 और 3 जो है वो नो बॉन्ड रेजोनेंस बन रहे थे। तो इस केस में आपने सेकंड केस में देखा कि जब अनसैचुरेटेड की सिस्टम के साथ जो है मैंने इथाइल ग्रुप को अटैच किया, CH3CH2 ग्रुप को अटैच किया, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसलिए 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो जो हाइपर कंजुगेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो नो बॉन्ड जो रेजोनेंस है या स्ट्रक्चर ड्यू टू CH बॉन्ड जो है, दे विल डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड करते हैं वो, अल्फा हाइड्रोजन पे। यदि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा होंगे और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब जैसे मैंने बात करूँ, अभी मैंने इथाइल ग्रुप को अटैच किया था, अब यदि मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप को अटैच कर दूँ तो सभी को पता है स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड सिस्टम ये आ गया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने इसके साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दिया। तो आपको पता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन से होते हैं, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप को मैंने अटैच कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जब मैं आइसोप्रोपाइल को अटैच कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप को यदि मैं अटैच कर दूं तो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद जो कार्बन दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगा वो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका 1 ही नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगा। और इसी तरह से यदि मैं जो है अनसैचुरेटेड जो सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन को हटाया मैंने, उसकी जगह यदि मैं अटैच कर दूं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को अटैच कर दूं, तो सभी को पता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है क्या होता है। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को यदि मैं अटैच कर दूं तो व्हाट विल हैपन, ये आ गया टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को मैं अटैच कर रहा हूँ CH3 यदि मैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को मैंने अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं, तो इसमें ये ये आ गया अनसैचुरेटेड सिस्टम आ गया, उसके बाद जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो आपको पता है कि नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका कोई भी नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका जो ऑर्डर है उसका जो ऑर्डर होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट के रिवर्स होगा। जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर आता था स्टूडेंट्स, वो कैसे होता था,
तो स्टूडेंट्स, जो इंडक्टिव हेड का ऑर्डर जो होता था एल्काइल ग्रुप का सैचुरेटेड कार्बन चेन के लिए, तो आपको पता है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ग्रेटर इज द प्लस आई इफेक्ट। तो आपको पता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल जो कार्बन होता था उसका जो इंडक्टिव हेड होता था वो ज़्यादा होता था। इसी तरह से आइसोप्रोपाइल को जब हम लोग अटैच करते थे तो उसमें दो एल्काइल ग्रुप थे, तो इसलिए इसका इंडक्टिव हेड जो है काफ़ी बड़ा होता था, ग्रेटर होता था। और उसके बाद आता था CH3CH2 और यहाँ पे CH3। तो आप देख सकते थे कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा था, यहाँ पे देख रहे थे आप एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा था, इसलिए प्लस आई फेड जो वो भी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से प्लस आई इफेक्ट जो है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या थी, ज़्यादा थी, जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट जो है ग्रेटर होता था। इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल की जो इंडक्टिव हेड है वो आइसोप्रोपाइल से ज़्यादा होता था, और आइसोप्रोपाइल का जो इंडक्टिव हेड होता था वो इथाइल से ज़्यादा था, और इथाइल का मिथाइल से ज़्यादा होता था। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर था, ये मैंने बताया था। पर हाइपर कंजुगेशन के केस में क्या हुआ, ये जो ऑर्डर हो गया दैट विल गेट रिवर्स्ड, ये उस ऑर्डर का क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जैसे हम लोग बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो किसका होगा, CH3 का। उसके बाद आप लोगों ने देखा यहाँ पे जब ये मैंने अटैच किया था एल्काइल ग्रुप को अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच किया था, तो ये आ गया CH3CH2, उसके बाद आ गया CH3 का होल ट्वाइस CH आइसोप्रोपाइल, और उसके बाद आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल CH3 का होल थ्राइस। क्यों स्टूडेंट्स, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन होते थे, आप देख सकते हैं। तो जिसकी वजह से इसके जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा होंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो थे ज़्यादा थे। इसके आप देख सकते हैं इसमें कितने थे, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन थे वो 2 थे, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो थे वो कितने थे, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन होता था, 1 अल्फा हाइड्रोजन। और इस केस में नो अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो थे वो ज़्यादा थे और स्टेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा थी। इस केस में इसके कंपेरेटिवली कम है, इसलिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो थे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर थे वो कम थे, और स्टेबिलिटी इसकी कंपेरेटिवली कम थी। और इस केस में आप देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जो थे तो ये 1 था और इसमें नहीं था, तो इसलिए ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो नहीं करता है, जिसकी वजह से इसकी ये स्टेबिलिटी जो थी जब इसको अटैच करते थे तो स्टेबिलिटी सबसे कम होती थी। तो आप देख सकते हैं कि आप ये जो ऑर्डर है दैट इज रिवर्स्ड ऑफ इंडक्टिव हेड। तो आप देख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन का जो ऑर्डर आ रहा है दैट इज रिवर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है डोमिनेंट होता है, किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट से प्लस एच आई इफेक्ट, जो हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, डोमिनेंट होता है। क्यों, स्ट्रोंगर है, ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रोंगर होता है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है प्लस आई इफेक्ट के ऊपर डोमिनेंट होता है। और हम लोग बात करें जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ जो रिजोनेंस, जो मेसोमेरिक और इंडक्टिव हेड जो है, जो स्ट्रेंथ है ना हाइपर कंजुगेशन की, वो मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर आपको पता है मेसोमेरिक इफेक्ट को जो है रिजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। जो हाइपर कंजुगेशन की जो स्ट्रेंथ है वो मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में लाई करती है। तो जैसे बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट, या जो भी बोल दो आप लोग, इसको रिजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ, जो हाइपर कंजुगेशन की जो स्ट्रेंथ है इन दोनों के बीच में लाई करती है। रिजोनेंस इफेक्ट जो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है, और इसलिए जो स्ट्रेंथ है हाइपर कंजुगेशन की इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है रिजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में लाई करती है। तो स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेशन में जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो है वो डीलोकलाइज होते हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ की तरफ होते हैं, और ये एक जो है परमानेंट इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन जो है परमानेंट इफेक्ट है, और जो है जो जैसे कि आपको याद है इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, पर हाइपर कंजुगेशन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन कि कितने टाइप के हाइपर कंजुगेशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में जो है आपको पता ही है कि एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप होने के साथ जो है उसमें क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप जो है हैविंग क्या,
पता ही है सभी को, अभी बात की, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो जैसे आपको पता ही है कि CH3 CH2 CH3, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, जैसे ये यहाँ से अटैच होगा। तो इसी तरह से आइसोप्रोपाइल, ठीक है, और ड्यूटीरियम वगैरह भी शो करते हैं ये। और माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में बात करें तो जो है, जब ये कोई मतलब कार्बन के साथ जो है ट्राई हैलोजन जो है अटैच हो जाए, तो CH3 जैसे कि CCl3 CBr3, तो ये जो है कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। तो मैं ये सभी कुछ डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये 2 टाइप के हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, एक पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और दूसरा जो है माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। जैसे CCl3 CBr3 वगैरह जो है ये अटैच कर दिया जाए तो ये नेगेटिव कंजुगेशन जो है शो करते हैं, हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं। और स्टूडेंट्स बात रही कि जो एनाइंस के बारे में बात करें तो एनाइन जो है वो शो नहीं करते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्यों नहीं करते उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये करेंगे तो बहुत ही लिटिल इफेक्ट होगा, पर जनरली शो नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स ये हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट जो है प्लस जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो दैट इज एप्लीकेबल टू किस किस पे एप्लीकेबल होगा, ये होगा एप्लीकेबल कार्ब कैटाइन पे, फ्री रेडिकल पे और डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें जो है हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट जो है वो जो है एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल एनाइन कार्बन आइन के केस में नहीं होगा एप्लीकेबल। स्टूडेंट अब मैं ये डिस्कस करूंगा कि भाई ये क्यों अल्फा हाइड्रोजन जो है हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों हाइपर कंजुगेशन जो है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है। तो जैसे हम लोग बात करें, मैं सबसे पहला केस जो है डिस्कस करूंगा कार्बोकैटाइंस का, कि फिर उसके बाद करूंगा चलो डबल बॉन्ड के बारे में, कि मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से करूंगा मैं इसको एक्सप्लेन। क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन जो वो कार्बोकैटाइन में हो रहा है, दूसरा आपका डबल बॉन्ड में हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है और फ्री रेडिकल में होता है। तो इसको थोड़ा मैं डिटेल में करूंगा डिस्कस कि कैसे इनमें हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट होता है। जैसे मैं बात करूं इथाइल क्लोराइड ले लूँ मैं, जैसे कि इथाइल क्लोराइड जो होता है सभी को पता है CH3 CH2 Cl होता है। कार्बोकैटाइन के बारे में बात करूं कैसे फॉर्म हो रहा है वो, हम लोग देखें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आपको पता है क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि ये है तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन एक कार्बन का है और क्लोरीन का है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट CH3 CH2 कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी, ऐसे ये कार्बोकैटाइन बनता है। तो इस केस में मैं हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे होती है हाइपर कंजुगेशन। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जैसे कि यदि मैं कार्बन के बारे में बात करूँ, इस कार्बन के बारे में, तो ये कार्बोकैटाइन में कार्बन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसे होता है मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p 2p2, आपको पता है 2s और यहाँ पे आ गया 2p2 2p2 2s2 और 2p2 है ना, यहाँ पे भी आएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो यहाँ पे जो 2s2 और 2p2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तब जाके कार्बोकैटाइन की क्या होगी फॉर्मेशन। तो यहाँ से एक जो है आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ से जंप कर गया ना, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, पहले चलो हम लोग एक्साइड कर लेते हैं, यहाँ से व्हाट विल हैपन, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ पे जंप कर गया और कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये बन जाएगा यहाँ पे, और हाइब्रिडेशन कौन सी हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडेशन होगी sp2, कौन सी हाइब्रिडेशन है, sp2। तो कार्बोकैटाइन में जो हाइब्रिडेशन होती है वो कौन सी होती है, sp2 जो है हाइब्रिडेशन होती है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है CH3 जो है वो क्या कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कार्बन है वो तीन कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो कार्बन होगा दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन कितने कर रहे हैं, 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। तो आपको पता है यहाँ पे ये जो कार्बन है दैट इज कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये वाला कार्बन जो है ट्राइगोनल प्लिंदर की फॉर्म में होगा, और ये जो होगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म में होगा।
तो जैसे कि हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से लोब्स की फॉर्मेशन हो जाती है, आपको पता है मिक्सिंग हो जाती है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, इसका एस ऑर्बिटल, इसका भी एस ऑर्बिटल आ गया, इसका भी क्या आ गया, एस ऑर्बिटल आ गया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। और जो ये वाला जो कार्बन है दैट इज कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसकी जो शेप है दैट इज कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लिनर होती है। कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लिनर है स्टूडेंट्स। ट्राइगोनल प्लिनर हो गई। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। आप देख सकते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये कौन सा है, sp3, ये आ गया sp2 और ये sp3। तो ये जो है दैट विल बी ऑन द प्लेन, ये प्लेन में होगा। और ये दो आगे sp हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाए, आप देख सकते हैं कि sp2 है, तो यहाँ पे जो है दो हाइड्रोजन के साथ ये जो है कोवलेंट बॉन्ड बन चुके हैं। और एक जो है एम्प्टी p ऑर्बिटल है, दिस इज एम्प्टी p ऑर्बिटल। एम्प्टी कौन सा है, p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो ये जो कार्बन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ शेयर हो जाएगा, इस कार्बन के साथ जो है शेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया यहाँ पे, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल आ गया, आप देख सकते हो कि ये एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो बड़ा विल हैपन, ये प्लेन में स्टूडेंट्स, और ये क्या करेगा, ये जो कार्बन दैट विल बी रोटेट करेगा, ऐसे से रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, क्योंकि ये कार्बन जो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये घूमेगा जब ये जो लोब जो है, ये वाला जो लोब है इसके सामने आ जाएगा, ऐसे घूम रहा है, तो एक टाइम आएगा कि ये लोब जो है इसके सामने आ जाएगा। जब ये इसके सामने आएगा तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इसके p ऑर्बिटल में क्या होंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। या इसके जो इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन, अब यहाँ पे किसके इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रखा है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा और इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो रखी है। और ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन जो है ये इस कार्बन के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने सेंटर हो गए, 1 2 और 3, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट विल हैपन, या जब ये घूम रहा था, ये जो अल्फा हाइड्रोजन था, अल्फा कार्बन, मतलब ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच में बन रखा है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और 1s हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ है। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के वेकेंट जो p ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन, इसकी ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है व्हाट विल हैपन, टूट गया या जो भी बोलो, ठीक है, इट विल रिमेन एज सच। ये तो ऐसे रही 2 हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट, इसके साथ जो है कार्बन के साथ जो है आप देख सकते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, ये और ये आगे 2 हाइड्रोजन। आप देख रहे थे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन का टाइम था, इसका पॉजिटिव चार्ज, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हुए हैं, इसलिए ये कार्बन जो है दैट विल गेट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ये जो कार्बोकैटायन था ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये कार्बोकैटायन जो है अपनी तरफ का, बिकॉज दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होने की वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है और अपने आप को न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है इस पी वेकेंट जो कार्बन के p ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होंगी।
तो आप देख सकते हैं एक मूवमेंट आएगा कि जब ये रोटेट कर रहे हैं, पहले ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे थे। एक स्टेज आएगी कि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसकी बिल्कुल क्या होएगा, इसकी बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होएगा, इस अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी तरह से ये जब प्लेन में ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे और स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और फिर ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये अल्फा जो कार्बन हाइड्रोजन जो है, सिग्मा बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे और स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे स्टेबिलिटी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा रेजोनेंस होगा, ये होगा जो रेजोनेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा पी रेजोनेंस। पता लग रहा है सभी को, इसलिए इसको सिग्मा पी रेजोनेंस भी बोलते हैं। सिग्मा क्यों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के वेकेंट जो है पी ऑर्बिटल में जो है वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसको सिग्मा पी रेजोनेंस बोलते हैं। आ रहे समझ, मेरे हिसाब से तो आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने सिंपल सी बात बताई स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है दैट इज कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये प्लेन में रहेगा, ट्राइगोनल प्लेन में रहेगा ये प्लेन। और ये जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज है, जब ये ऐसे से घूम रहा है, जब ये इसके क्या आएगा, बिल्कुल पैरेलल आएगा, जब इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा कार्बन और जो हाइड्रोजन है उसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, sp3 कार्बन है और 1s जो है हाइड्रोजन का है, 1s हाइड्रोजन का, ठीक है, इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये ट्रांसफर कर देगा कार्बन के पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह जो ये इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचेगा, स्ट्रॉन्गली खींचेगा। तो जिसकी वजह से अपनी इसकी जो है जो मतलब इसकी जो है पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी जो वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और ऐसे घूम रहे हैं आपको पता है, ठीक है, तो ये एक बार मतलब इसके विद रिस्पेक्ट हो जाएगा, इसी तरह से ये ऊपर आ जाएगा, उसके साथ ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इसके वेकेंट जो है कार्बन के पी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, उसको स्टेबलाइज करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। इसी तरह से ये ऊपर आ जाएगा, जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे और ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह इसकी स्टेबिलिटी जो है कार्बन की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसलिए जितने अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो कोई मोमेंट आएगा जब वो उसके ये जो कार्बन का जो कार्बन जो है जो कार्बोकेटाइन है उसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसके उसके जो है एक मोमेंट आएगा जब इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने की, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और डेफिशिएंसी पूरा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इसलिए ये रीज़न है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है ज़्यादा होंगे, तो इसलिए जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है उतने ज़्यादा होंगे, उतनी स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल वेकेंट जो पी ऑर्बिटल है उसकी वो जो है उसकी डेफिशिएंसी जो है पूरी होगी इलेक्ट्रॉन की और स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट्स यदि मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन किसके बीच में फॉर्मेशन हो रही है, एक वेव फंक्शन के हिसाब से मैं बात करूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर को शो करता है। तो ये सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा और एक किसका होगा, हाइड्रोजन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का। और ये जो है एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। और ये आ गया बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड। स्टूडेंट मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूं तो जैसे कि CH3 CS ऐसा केस ले रहा हूँ, C मतलब डबल बॉन्डेड, मतलब इसमें ये ले रहा हूँ मैं, इस केस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस केस में कैसे होगा, आपको पता है कि स्टूडेंट्स ये आ गया कार्बन, ये आ गया हाइड्रोजन्स, ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2 और विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपको बताइए कि CH ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH। कार्बोकेटाइन में तो चलो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता था, न्यूट्रलाइज हो जाता था, पर यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो है दे विल बी शिफ्टेड हियर। सो दैट इज द रीजन दिस कार्बन विल गेट के नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप के केस के लिए मैं अब थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से मैं, अच्छा हाँ ये सॉरी ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्ट हो रहे हैं, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे चार्ज जो है पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ कि इस केस में क्या होगा।
तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पहले मैंने कार्बोकेटाइन के केस में डिस्कस किया था कि कार्बोकेटाइन हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन के केस में कैसी होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक सिंपल प्रोपेन लिया हुआ है, उस केस में हाइपर कंजुगेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको, है ना। तो ये वाला जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, अनस्टेबिलिटी होगी। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे कार्बन आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये वाला ऑर्बिटल पिक्चर के हिसाब से बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वही है कि कार्बन जो है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज है। ये वाला कार्बन जो है यू कैन टू से दैट दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये आ गया sp2 हाइब्रिडाइज। आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है वो रोटेट कर सकता है, ये कार्बन रोटेट कर सकता है। ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है दोनों जो है, और ये पाई बॉन्ड की क्या हो रखी है, फॉर्मेशन हो रही है इसके विद रिस्पेक्ट टू ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड, ये फिक्स है और ये वाला रोटेट कर रहा है। जब स्टूडेंट्स जो है ये जब इसके पैरेलल में आएगा तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो आपको पता है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये पाई में कन्वर्ट हो रहा है, और ये सिग्मा बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो है यहाँ से पाई बॉन्ड की क्या होगी, ये जो है ये बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे जो है कार्बन और किसके बीच में, कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड की क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या होंगे, इस कार्बन पे क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस टाइप से हो जाएगा। फाइनली आप देख सकते हैं कि कार्बन इस टाइप से, आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन आ गया, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है फॉर्म हो गया, और यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए कार्बन पे चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे जो था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये जो पाई बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो दैट इज द रीजन ये बन जाएगा CH2 माइनस बन जाएगा। और ये जो था यहाँ पे बॉन्ड नहीं था पहले, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड जो था, ये जो सिग्मा बॉन्ड है दैट विल बी, ये सिग्मा बॉन्ड जो है, ये सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या करेगा, इस कार्बन, ये और दोनों कार्बन के बीच में क्या होएगा, पाई बॉन्ड की क्या होगी, फाइनली फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस टाइप से होगा। तो हम थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे जो था ये कार्बन, आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड जो बना इसके बीच में, ये कौन सा था, कार्बन सिग्मा हाइड्रोजन, है ना। ये कार्बन जो था sp3 था, और ये हाइड्रोजन जो मतलब जो इसके साथ जो कार्बन जो था sp3 था, हाइब्रिडाइज था, और ये जो है 1s हाइड्रोजन का 1s, और ये सिग्मा बॉन्ड की हो रही थी, फॉर्मेशन हो रही थी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी। यदि मैं इस कार्बन के वेव फंक्शन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो हाइड्रोजन है दैट इज 1s, और ये जो बॉन्ड दैट इज फॉर्म हुआ है वो कौन सा था बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, कार्बन हाइड्रोजन, और कार्बन था sp3 हाइब्रिडाइज, और ये 1s जो था ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई थी, और सिग्मा बॉन्ड की क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। इसके वेव फंक्शन को मैं साई ए मान लूँ, साई ए। और ये जो कार्बन है आप देख सकते हैं किसके बीच में फॉर्म हुआ है, ये कार्बन जो था डबल बॉन्ड था ना, कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन जो डबल बॉन्ड था, ये जो आपका ये जो ऑर्बिटल है, पाई जो ऑर्बिटल है दैट इज कॉल्ड, कौन सा है, कार्बन का पाई स्टार ऑर्बिटल है, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, पाई स्टार ऑर्बिटल। तो जो है इनकी जो है ये इसका वेव फंक्शन साई ए आ गया, इसका वेव फंक्शन आ गया साई बी। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता लग गया होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, क्यों, एक कार्बन का, एक कौन सा है, कार्बन का, और एक किसका है, हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो पी ऑर्बिटल दैट इज कौन सा है, एम्प्टी, क्यों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया जिसकी वजह से ये पी ऑर्बिटल जो होगा वो खाली होगा, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, और ये जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, ये जो है एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, दिस विल बी एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो इसका वेव फंक्शन साई ए और इसका साई बी हो गया।
आपको पता है कि लीनियर कम्बिनेशन होते हैं, दे आर जो ऐड होते हैं बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन के द्वारा। एडिशन के द्वारा जो है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, इन फेज होंगे, और सब्ट्रैक्शन के द्वारा जो है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं दो, आपको पता है कि ये दो वेव फंक्शन जो है, जब ये आ गया इसके इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, आपको पता है कि ये वेव की तरह, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक किसका था, हाइड्रोजन का। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब कार्बन का जो था एक इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया हाइड्रोजन 1s का इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसका जो आ गया दैट इज कोल्ड, हम लोगों को पता है ये वेकेंट पी ऑर्बिटल आ गया। आप देख सकते हैं कि वेकेंट पी ऑर्बिटल आ गया, वेकेंट पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल में कौन सा जो है दैट इज कोल्ड, कौन सा ऑर्बिटल है, पाई स्टार ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जब इनका दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, और कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, बॉन्डिंग मोलिकुलर। तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरा कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। ये आगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरा ये कौन सा आ गया, एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग। ये आगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये कौन सा आ गया, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आ गया। अब क्या हो रहा है, क्यों ये बॉन्डिंग हो रही है, आप देख सकते हो कि क्यों ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, और ये क्यों पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी ये आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड की क्या हो रहा है, फॉर्म और तो ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब ये कार्बन हाइड्रोजन और ये पाई स्टार जो कार्बन का जो ऑर्बिटल है, जब ये कंबाइन कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और 1s जो हाइड्रोजन जो ऑर्बिटल था, इनके जो मतलब ये जो वेव फंक्शन था, ये दोनों के जो वेव फंक्शन थे क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी और ये जो खाली ऑर्बिटल है, इससे इसकी जब ये इनके दोनों का क्या हो रहा है, पाई स्टार का क्या हो रहा है, पाई स्टार का क्या हो रहा है, कम्बिनेशन हो रहा है, लीनियर कम्बिनेशन हो रहा है इनका जब ये लीनियर कम्बिनेशन हो रहा है, इन दोनों का जब लीनियर कम्बिनेशन हो रहा है, तो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, जो इनकी एनर्जी थी, उनसे भी इससे एनर्जी जो है वो कम हो रही है। यदि एनर्जी जो है वो कम हो रही है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, आपको पता है इन दोनों से एनर्जी इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इन दोनों से जब एनर्जी इसकी क्या होगी, कम होगी, तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड जो है आसानी से ब्रेक हो जाएगा, मतलब ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड की कार्बन और कार्बन के बीच में जो है कार्बन और जो कार्बन है उसके बीच में क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। आप समझ गए कि नहीं। पहले तो ये पाई बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी इस कार्बन पे क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर कार्बन पे जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये वेकेंट हो जाएगा। और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे, इसमें जो है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के इसके साथ जो है पाई बॉन्ड की क्या करेंगे, फॉर्मेशन। ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन इसलिए करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब मूव करेंगे, तो इनकी जो एनर्जी जो है, इन दोनों की जो एनर्जी है, उससे भी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, उससे भी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से फाइनली यहाँ पे पाई बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा और पाई बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसलिए जो है तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो कंजुगेशन हो रहा है। तो इस रेजोनेंस को हम लोग बोलेंगे सिग्मा कौन सा, पी ऑर्बिटल, या तो इसको बोलेंगे सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, सिग्मा पाई वाला कौन सा होगा, सिग्मा पाई स्टार जो है ऑर्बिटल जो है रेजोनेंस होगा, सिग्मा पाई स्टार ऑर्बिटल जो है रेजोनेंस। तो इसको हम लोग अल्टरनेटिव वे से बोल सकते हैं कि सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, या फिर सिग्मा पाई स्टार जो है ऑर्बिटल जो है दैट इज रेजोनेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी थोड़ी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि अब क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे ये एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताती हैं, स्टेबिलिटी को कंपेरिजन के लिए बताती है। जैसे ही हम लोग बात करें तो जैसे कि 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 जैसे कि ये CH3 हमें एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। जैसे कि इस केस में CH3 ये जो है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 इन। तो
तो आप देख सकते हैं कि ये है अनसैचुरेटेड। जैसे हम लोगों ने एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, एक ये एल्कीन दी हुई है, दूसरी एल्कीन आपको दे रखी है स्टूडेंट्स CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड 2 मिथाइल ब्यूटटूइन। इसके बाद जैसे ट्रांसब्यूटटूइन है, ट्रांसब्यूटटूइन। उसके बाद जो नेक्स्ट एल्कीन है दैट इज सिसब्यूटटूइन। ये आ गया सिस, वो ट्रांस ही ये सिस थी। और नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोपीन, और उसके बाद आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। तो हमें बोला गया है कि इन एल्कीन्स की स्टेबिलिटीज़ को कंपेयर करना है। चलो इसको A देते हैं, ये B आ गया, ये C, ये D दे दिया, ये E और ये F। आपको स्टूडेंट्स पता ही है कि देखो हाइपर कंजुगेशन जो है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बता रही है, इसके एप्लीकेशंस में आ गया ये। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, उसके बाद कार्बन कितने हैं, ये कार्बन आ गया दैट इज कॉल्ड ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन के बाद जो है दैट इज अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 3, 6, 3, 9 और 12। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 जो है हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं इसके 12 जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है 12 बनेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे। इसकी जो नो बॉन्ड रेजोनेंस जो है वो कितने बन रही है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम। इसके बाद जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा, ये आपको पता है ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन अल्फा है, 3, 3, 6, 3, 9। तो इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9। तो इसके 9 जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे। इस केस में कितना होगा, आप देख सकते हैं कि अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद ये कार्बन जो है दैट इज, और ये कार्बन है, ये तो होगा नहीं क्योंकि अल्फा कार्बन तो है ही नहीं। तो टोटल मिला के 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और स्टूडेंट इस केस में हम लोग देखें तो इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद जो है ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन अल्फा है। यहाँ पे तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस केस में हम लोग देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। तो इस केस में हम लोग देखें नेक्स्ट वाले केस में तो कोई भी नो अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको पता है स्टूडेंट जितने अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन जो है ज़्यादा होंगे उतने नो बॉन्ड रेजोनेंस होंगे और उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 में 12 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये दूसरे नंबर पे आएगा क्योंकि इसके 9 नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो दूसरे नंबर पे आएगी। अब जैसे कि थर्ड केस में देखें और सी और डी के केस में देखें स्टूडेंट्स, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन और दोनों केस में जो है, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत बोल गया, यहाँ पे जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों, ये अनसैचुरेटेड कार्बन जो है उसके बाद जो है ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन अल्फा है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 है, 3, 3, 6 हो गए। तो आप देख सकते हैं कि सी और जो डी का केस है उसमें जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो इक्वल है, पर बात ये है कि जो ट्रांस जो एल्कीन होती है वो सिस वाले से क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप जो है वो फार अपार्ट है, एक दूसरे से बिल्कुल कोई भी स्टीरिंग हिंड्रेंस नहीं होगी, तो जिसकी वजह से ट्रांस की जो स्टेबिलिटी होती है वो सिस से ज़्यादा होती है। इसलिए बी के बाद जो स्टेबिलिटी आएगी वो सी की आएगी, क्योंकि ये ट्रांस है। सिस के केस में क्या होगा, स्टीरिंग हिंड्रेंस होगी, दूसरे को रिपेल कर देंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए सिस की जो स्टेबिलिटी है वो कम है और ट्रांस की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। अगला हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद ये कार्बन अल्फा है, उसके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 3 ही नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है इनसे क्या होगी, कम होगी। और इस लीस्ट जो स्टेबल होगा स्टूडेंट्स, और जो लीस्ट होगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वो एल्कीन जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होंगे, उसके नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हैं ज़्यादा होंगे, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये आपको हाइपर कंजुगेशन के बेस में बताया मैंने कि हाइपर कंजुगेशन बेस के कि क्या इसमें इफेक्ट पड़ता है स्टेबिलिटी पे। तो पता लग गया कि यहाँ पे ट्रांस में जो थे सिस में जो थे वो CH3 ग्रुप जो है दूसरे के पास थे, जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए सिस की स्टेबिलिटी जो है सिस की जो स्टेबिलिटी है वो ट्रांस से क्या होती है, कम होती है।
और सिंपल सी बात, हाइपर कंजुगेशन जो है स्ट्रक्चर जो है किस पे डिपेंड करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जो है जितने ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स तो काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई है, तो मैं इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है अगली वीडियो में जो मैं डिस्कस करने करूँगा। तो आप वॉच करें इसको, वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।